हाय एवरीवन। तो आज हम लोग CMR के चैप्टर 11 से MCQ क्वेश्चन के 6 पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। 5 पार्ट तक अपलोड कर दिया गया है, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं। बाकी जो लोग माइनिंग प्लस ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग को माइनिंग की सभी एग्जाम की ऑनलाइन कोर्सेस माइनिंग प्लस ऐप पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, जहाँ पर आप लोग को डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन, मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेस और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। बाकी यदि आप लोग को कोर्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, एवरी वर्किंग फेस एंड द फ्लोर, रूफ एंड साइड ऑफ एवरी रोडवे और एयरवे विद इन अनलेस नेचुरली वेट थ्रू आउट वेटेड ड्यूरिंग वर्क शिफ्ट। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक वर्किंग फेस तथा प्रत्येक रोड या हवा रास्ते की रूफ, फ्लोर एंड साइड के कितने मीटर के भीतर यदि नेचुरली वेटेड नहीं रहता है तो उसे वर्किंग शिफ्ट में गीला रखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 मीटर। ठीक है, तो वर्किंग फेस के 60 मीटर तक अगर नेचुरली वेटेड नहीं रहता है तो वर्किंग शिफ्ट में उसे गीला रखा जाएगा। बाकी जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको भी हम लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे। 10 मीटर का डाटा है, माइंस के ऑल एंट्रेंस के 10 मीटर तक में जो भी सरफेस स्ट्रक्चर रहेगा, सरफेस स्ट्रक्चर सपोर्ट क्या होगा, फायर प्रूफ मटेरियल का बनाया जाएगा। फायर प्रूफ मटेरियल का बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। 15 मीटर का डाटा है, माइंस के एंट्रेंस के 15 मीटर के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे कोई भी कार्बोनेशियस पदार्थ इकट्ठा नहीं किया जाएगा। कार्बोनेशियस पदार्थ इकट्ठा नहीं किया जाएगा और कोई भी कंबस्टेबल पदार्थ इकट्ठा नहीं किया जाएगा, जिसका 24 आवर्स में उसका यूज ना हो। ठीक है, तो ये डाटा आप लोग को याद रखना है कि माइंस के एंट्रेंस के 15 मीटर के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे कोई भी कार्बोनेशियस पदार्थ इकट्ठा नहीं किया जाएगा और कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल नहीं रखा जाएगा, जिसका 24 घंटे में यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, 7 मीटर का डाटा है, माइंस का ऑल एंट्रेंस, ठीक है, ऑल एंट्रेंस ओपन कास्ट वर्किंग और सबसे डेंस क्रैक। का इंस्पेक्शन किया जाएगा। ठीक है, 7 दिन में ऑल एंट्रेंस ओपन कास्ट वर्किंग सबसे डेंस क्रैक का इंस्पेक्शन किया जाएगा, ताकि देखा जाए कि आग का कोई सिम्टम्स तो नहीं है। ठीक ना, तो ये डाटा आप लोग को याद रखना है। 30 दिन का डाटा हो गया आपका, ऑनर एजेंट और मैनेजर द्वारा 30 दिन में कम से कम एक बार इनफ्लेमेबल गैस निकलने की दर की जांच की जाती है, यानी कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस। बाकी डिग्री 1 और 2 का है आपका, फ्लेम और इलेक्ट्रिक बिल्डिंग का परमिशन कौन देगा, तो मैनेजर देगा। यही डिग्री 3 में, थर्ड डिग्री गैसीय सिम में जो परमिशन देगा वो देगा रीजनल इंस्पेक्टर। सील्ड ऑफ एरिया के अंदर के एटमॉस्फेयर में इनफ्लेमेबल गैस का जो परसेंटेज रहेगा, अगर वो 2% से अधिक रहता है तो उस जगह क्या किया जाएगा, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाया जाएगा। एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। ठीक ना, ये डाटा आप लोग को याद रखना है कि 2% से यदि अधिक रहता है तो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाया जाएगा। बाकी डिग्री 1 और 2 की जो सिम रहेगी उसमें मैनेजर परमिशन देगा बिल्डिंग करने के लिए, और थर्ड डिग्री की जो गैसीय सिम रहेगी उसमें रीजनल इंस्पेक्टर परमिशन देगा। 30 दिन का डाटा हो गया आपका, ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा जांच किया जाता है रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, यानी कि इनफ्लेमेबल गैस निकलने की दर की जांच की जाती है क्यूबिक मीटर पर टन के हिसाब से।
पर टन के हिसाब से जांच की जाती है। 7 दिन में क्या होगा, ऑल एंट्रेंस ओपन कास्ट वर्किंग और सब्सिडेंस क्रैक का जांच किया जाता है और देखा जाता है कि कहीं आग का कोई सिम्टम्स तो नहीं है। 15 मीटर का डाटा हो गया, कार्बोनेशियस कोई भी पदार्थ इकट्ठा नहीं किया जाएगा माइंस के एंट्रेंस के पास, और कंबस्टेबल मटेरियल का भी इकट्ठा नहीं किया जाएगा जिसका 24 घंटे में यूज ना हो। 10 मीटर का हो गया आपका, जो भी सरफेस स्ट्रक्चर रहेगा, सपोर्ट्स रहेगा, वो फायर प्रूफ मटेरियल का बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, एवरी डिवाइस यूज फॉर द प्रिवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ डस्ट एंड एवरी डस्ट रेस्पिरेटर शैल बी थ्रूली एग्जामिन एंड टेस्टेड एटलीस्ट वंस इन एवरी। तो क्वेश्चन बोल रहा है डस्ट को बनने से रोकना व उसे दबाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक उपकरण और प्रत्येक डस्ट रेस्पिरेटर की कम से कम एक बार पूरी तरह से जांच और परीक्षण किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन में। ठीक है, अगर हम लोग पूरी तरह से जांच कर रहे हैं डस्ट रेस्पिरेटर का और जो भी प्रिवेंशन के लिए जो भी डिवाइस का यूज़ हो रहा है सप्रेशन के लिए, तो वो करेंगे हम लोग 30 दिन में। ये डाटा आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एवरी डिवाइस यूज फॉर प्रिवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ डस्ट प्रोड्यूस बाय एनी मशीन इक्विपमेंट्स और प्रोसेस शैल बी इंस्पेक्टेड वंस इन एवरी। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है किसी मशीनरी, संयंत्र या प्रक्रिया द्वारा डस्ट बनना रोकने व उसे दबाने के उपयोग के लिए किए जाने वाला प्रत्येक उपकरण का एक बार निरीक्षण किया जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 7 दिन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था, लेकिन उसमें क्या बोला था कि पूरी तरह से हम लोग एग्जामिन करेंगे, तो करते हैं हम लोग 30 दिन में। वैसे नॉर्मली एक बार देख लिया जाता है 7 दिन में। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। जो भी मशीन है, जो भी डिवाइस है प्रिवेंशन और सप्रेशन करने के लिए, उसका हम लोग 7 दिन में एक बार जांच करेंगे। ऐसे ही नॉर्मली देख लेते हैं और 30 दिन में हम लोग पूरी तरह से जांच करते हैं। थिकनेस ऑफ एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग फॉर डिग्री 3 सेम। तो 3rd डिग्री गैसीय में मिनिमम थिकनेस क्या होगा एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग का, तो ये बनेगा आपका 1 मीटर का, इस टाइप से 1 मीटर का स्टॉपिंग बनेगा दोनों साइड, और बीच में 4.5 मीटर का स्पेस छोड़ दिया जाता है जिसमें इनकम्बस्टेबल मटेरियल डाला जाता है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर हो गया, 1 मीटर, ये भी 1 मीटर हो गया। ठीक ना, तो कितना आ जाएगा आपका 6.5 मीटर। तो जो मिनिमम थिकनेस होगा एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग डिग्री 3rd माइंस में, वो होगा 6.5 मीटर। साइज ऑफ पैनल क्या होगा, किस पे डिटरमाइन करेगा ये साइज ऑफ पैनल, ये होगा इंक्यूबेशन पीरियड पे, इंक्यूबेशन पीरियड पे। ठीक है, जिस सिम का जैसा इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा उसी हिसाब से उसका साइज रहेगा। पैनल का साइज उतना ही बड़ा रखा जाएगा कि इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर उसको काट कर निकाला जा सके। परसेंटेज हम लोग जांच करेंगे सीयू का, वो करते हैं हम लोग 7 दिन में, और करेंगे हम लोग डिटेक्टर से, जो कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड रहेगा। ग्राम से रेशियो निकालेंगे 30 दिन में, और ये करते हैं हम लोग सैंपलिंग लेकर के। सैंपलिंग के द्वारा किया जाता है, कंप्लीटली एनालिसिस किया जाता है कि कितना सीओ फॉर्म्ड हुआ है और कितना O2 ऑब्जर्वेड हुआ है। ठीक है, एवरी डिप्लेइंग डिस्ट्रिक्ट हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे एवरी आइडल डे पे, यानी कि प्रत्येक बंदी के दिन में प्रत्येक डिप्लेइंग डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्शन किया जाता है। तो ये डाटा आप लोग याद रखना है आप लोग को। जो मिनिमम थिकनेस हो गया एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग का 3rd डिग्री की माइंस में, वो हो जाएगा आपका 6.5, 1 मीटर का हो जाएगा स्टॉपिंग, और बीच में छोड़ा जाता है 4.5 मीटर का स्पेस, जिसमें डाल दिया जाता है इनकम्बस्टेबल मटेरियल, यानी कि बालू वगैरह डाल दिया जाता है। पैनल का साइज इंक्यूबेशन पीरियड पे डिपेंड करता है, और परसेंटेज अगर हम लोग जांच करेंगे, सीओ परसेंटेज जांच करेंगे तो 7 दिन में करते हैं, डिटेक्टर से करते हैं। ग्राम से रेशियो 30 दिन में जांच किया जाएगा, और डिप्लेइंग डिस्ट्रिक्ट का जांच प्रत्येक बंदी के दिन जांच किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ एयरबोर्न डस्ट सर्वे इंचार्जेज। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एयरबोर्न डस्ट सर्वे इंचार्ज का मिनिमम एक्सपीरियंस क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, ओवरमैन में, और 1 साल का एक्सपीरियंस होगा उस माइंस में जिस माइंस में डस्ट सर्वे इंचार्ज के रूप में उसे नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन नंबर 5वां है ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो क्वेश्चन है कि ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्ट्रेशन पे। ठीक है, बाकी जो 7 मीटर का डाटा है वो आ गया स्पॉन्टेनियस सेटिंग को अलग करने के लिए। जो भी स्टॉपिंग बनता है तो उसके जनरल कंडीशन की जांच किया जाता है 7 दिन में कम से कम एक बार। ठीक है, जनरल कंडीशन की जांच किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि गैस की मौजूदगी और लीकेज चेक किया जाता है और स्टॉपिंग के जो बाहर का ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी जांच किया जाता है। नॉन फायर असिस्टेंट हाइड्रोलिक फ्लूइड का उपयोग फर्स्ट डिग्री गैसिंग माइंस में कर सकते हैं रीजन इंस्पेक्टर के परमिशन से। ठीक ना। इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए कौन से एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाएगा, तो ये होगा आपका CO2 टाइप। 30 दिन में हम लोग क्या जांच करेंगे, तो स्टॉपिंग जो भी स्टॉपिंग बनेगा आ गया स्पॉन्टेनियस सेटिंग को अलग करने के लिए, तो उसके अंदर के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को मालूम करने के लिए 30 दिन में कम से कम एक बार जांच किया जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन को जानने के लिए 30 दिन में कम से कम एक बार जांच किया जाएगा। ये डाटा आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6वां है ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर इज यूज फॉर। ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ऑप्शन है एयर सैंपलिंग, वाटर सैंपलिंग, मेजरिंग ग्रेविटेशनल फोर्स और रेस्पिरेबल एयरबोर्न डस्ट सैंपलर। इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7वां है डस्ट इन माइन कॉजेज। माइंस में डस्ट का कारण बनता है। ऑप्शन है आई रिलेटेड डिजीज, स्किन रिलेटेड डिजीज, ब्रीदिंग रिलेटेड डिजीज, लीवर रिलेटेड डिजीज। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रीदिंग रिलेटेड डिजीज। एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट का परमिसेबल लिमिट क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आपका 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये डाटा आप लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। फ्री सिलिका कंटेंट इन अ स्टोन डस्ट। तो स्टोन डस्ट जो भी यूज होता है माइंस में, उसमें फ्री सिलिका कितना होगा, तो ये हो जाता है आपका 5% से अधिक नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, ये डाटा भी आप लोग को ध्यान में रखना है। सैम्पलिंग इंस्ट्रूमेंट का 1 साल में कैलिब्रेशन कर लिया जाएगा। एयरबोर्न डस्ट सर्वे ये किया जाता है हर 1 महीने में। AFDSS हो गया आपका ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। तो ओपन कास्ट माइंस में यूज होने वाली जो भी HEM मशीनरी है, अगर उसकी कैपेसिटी 35 टन या उससे अधिक रहता है तो वहाँ पे लगेगा AFDSS। ठीक है, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। अगर वही 35 टन से क्या होता है कम रहता है, जो उसकी कैपेसिटी रहती है 35 टन से कम रहती है, तो वहाँ पे लगेगा सेमी ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ द डस्ट प्लान इज। तो डस्ट प्लान का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, राइट आंसर 2000:1। क्वेश्चन नंबर 9वां है अ माइन और पार्ट देयर ऑफ shall be called as naturally wet if the roadway dust sample contain moisture content is at least or more। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी माइंस या उसके पार्ट को प्राकृतिक रूप से गीला कहा जाएगा यदि रोडवे के डस्ट के सैंपल में नमी की मात्रा कम से कम या अधिक हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30%। यानी कि माइंस या उसके किसी पार्ट में सैंपल लेने पर अगर मॉइस्चर 30% या उससे अधिक आता है तो उसको हम लोग नेचुरली वेटेड बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ऑप्शन है नॉट कंटेन मोर देन 5% ऑफ फ्री सिलिका। तो जो स्टोन डस्ट होता है जो माइंस में हम लोग यूज़ करते हैं उसमें फ्री सिलिका 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। हमको क्या ढूंढना है, रॉन्ग, ये सही है। बी रेडली डिस्पेरेबल इन एयर, हवा में बिखरने योग्य हो। नॉट केक, केक ना बने। बी एबल टू ऑब्जर्व मॉइस्चर, इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने वाला नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक ना, ऑप्शन नंबर हो गया डी।
क्वेश्चन नंबर 11 है इनकम्बस्टेबल डस्ट सेल बी टेस्टेड वंस एटलीस्ट इन एवरी, यानी कि इनकम्बस्टेबल डस्ट का कम से कम एक बार परीक्षण किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 महीने में कम से कम एक बार उसका जांच किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है इन अ माइन हैविंग एन एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ लेस देन द डस्ट इंचार्ज कैन एक्ट एज सैम्पलिंग इंचार्ज, यानी कि क्वेश्चन है कि मंथली एवरेज आउटपुट से कम वाली खान में डस्ट इंचार्ज सैम्पलिंग इंचार्ज के रूप में काम कर सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5000 टन से यदि कम होता है मंथली आउटपुट तो जो डस्ट इंचार्ज रहेगा वो सैम्पलिंग इंचार्ज के रूप में काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।